राज, गुजरात से एक क्षत्रिय पुरुष कनकपाल हमारे पर्वतीय क्षेत्रों की यात्रा करने के लिए आया है और हमारे चांदपुर गढ़ में रुका हुआ है। बहुत अच्छी बात है कि एक परदेसी 52 गढ़ों के होते हुए भी हमारे चांदपुर गढ़ में रुका। सेनापति, उसे हमारे सामने प्रस्तुत करो। जब महाराज भानु प्रताप पहली बार कनकपाल को देखते हैं तो उसके आकर्षक तेजस्वी रूप और धार्मिक स्वभाव से बहुत प्रभावित होते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप पर्वतीय यात्रा करने के बाद हमारे चांदपुर गढ़ में रुके। वैसे आपका नाम क्या है और क्या करते हैं? राज भानु प्रताप की जय हो। मेरा नाम कनकपाल है। मैं एक धार्मिक यात्री हूँ और धर्म के मार्ग में चलता हूँ। मैं गुर्जर प्रदेश के धारी क्षेत्र से आया हूँ। कनकपाल, तुम्हें देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पुत्री चित्रवीणा से विवाह कर लो और दहेज में मैं तुम्हें चांदपुर गढ़ का परगना दे दूंगा। मुझे तुम अपनी पुत्री के लिए एक सुयोग्य वर लगे। त्रिवीणा, पता है तुम्हारे पिताश्री ने गुजरात या मध्य प्रदेश के रहने वाले एक रूपवान यात्री के साथ तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव रख दिया है। हाँ, मुझे पता है। दोनों सदा सुखी रहो। मेरा नाम कनकपाल है और आज 888 ईस्वी में मैं चमोली के चांदपुर गढ़ में पवार वंश की स्थापना करता हूँ। कनकपाल का राज्याभिषेक हो जाने के बाद वो अपना राजपाट बड़ी सुगमता के साथ चलाते हैं और उनके गुजर जाने के बाद उनकी पीढ़ी के कई पवार शासक गद्दी में बैठते हैं और चांदपुर गढ़ का राजपाट अपने पूर्वजों की तरह चलाते हैं। लेकिन इसके बाद कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, क्योंकि अब पवार वंश के 24वें राजा सोनपाल गद्दी में बैठते हैं और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करने का निर्णय लेते हैं। सेनापति, हमारा पवार वंश चांदपुर गढ़ तक ही सीमित है और हमें अपना साम्राज्य बढ़ाना अति आवश्यक है। इसीलिए 24वें राजा होने के नाते मैं घोषणा करता हूँ कि हमें खसों को हराकर भिलंग घाटी में अधिकार करके पवार वंश को आगे बढ़ाना होगा। दोस्तों, भिलंग घाटी तक पवार वंश को बढ़ाना सिर्फ राज्य का विस्तार करना ही नहीं था, बल्कि भिलंग घाटी उस जमाने में व्यापारिक और सामाजिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण जगह थी और कई अन्य राजाओं की भी भिलंग घाटी में नजरें रहती थी। लेकिन सोनपाल ने समय रहते निर्णायक कदम उठाया और भिलंग घाटी के राजा को परास्त कर इस क्षेत्र को पवार वंश में सम्मिलित कर लिया। उनकी इसी विजय और प्रभाव के कारण आज भिलंग घाटी को उनके नाम पर सोनी भिलंग के नाम से भी जाना जाता है। सोनपाल के बाद लखनदेव गद्दी में बैठते हैं। लखनदेव के पीछे लगने वाले देव सरनेम से आप इनको कत्यूरी वंश का मत समझना, बल्कि लखनदेव को एक सम्मान सूचक उपाधि देव की दी गई थी, क्योंकि ये पहले ऐसे पवार शासक थे जिन्होंने अपने नाम की ताम्र मुद्राएं जारी करवाई। ताम्र मुद्राएं बेसिकली वो राजा जारी करते थे जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते थे और आपसी राज्यों के सामने दबदबा बनाने के लिए ताम्र मुद्राएं जारी करते थे। इसीलिए लखनदेव के समय पर पवार वंश एक शक्तिशाली राज्य बन चुका था। लखनदेव के बाद अनंतपाल गद्दी में बैठते हैं। ये ऐसे पवार शासक थे जिनका लिखित शिलालेख प्राप्त हुआ। इनका 1335 ईस्वी का शिलालेख हमें धारशिल यानी ऊखी मठ से प्राप्त हुआ है। इसी शिलालेख में एक व्यक्ति मुकंद देव का भी जिक्र मिला है, जो कत्यूरी वंश की ओर इशारा करता है। शायद अनंतपाल का मैत्री संबंध किसी कत्यूरी वंश के शासक से रहा हो। अनंतपाल के बाद जगतपाल गद्दी में बैठे और इनका भी देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से 1445 ईस्वी का ताम्रपत्र मिलता है। इसमें जगतपाल खुद को रजवार से भी संबोधित करते हैं। जगतपाल धार्मिक प्रवृत्ति के भी मालूम पड़ते हैं, क्योंकि इनके ताम्रपत्र में देवप्रयाग के वैष्णव मंदिरों के लिए पूजा पाठ के लिए भूमिदान का उल्लेख मिला है। ये पवार वंश का पहला भूमिदान का भी साक्ष्य नजर आता है। इसके बाद आसलदेव गद्दी में बैठते हैं और गद्दी में बैठने के कुछ वर्ष बाद सोनपाल और लखनदेव के द्वारा मजबूत की हुई भिलंग घाटी राजधानी को परिवर्तित करके फिर से कनकपाल के द्वारा स्थापित की हुई राजधानी को चांदपुर गढ़ में स्थापित कर देते हैं। संभव है कि आसलदेव का ये निर्णय पवार वंश के लिए स्थिरता की बजाय हलचल लेकर आया हो, क्योंकि राजधानी को फिर से बदलना कोई साधारण बात नहीं होगी। दोस्तों, अब 37वें शासक अजयपाल गद्दी में बैठते हैं, जो कि पवार वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक है, क्योंकि इन्हें पवार वंश का असली संस्थापक माना जाता है। इन्होंने गढ़वाल के जो 52 गढ़ छोटे छोटे राज्य बनकर चल रहे थे, उनको जीत लिया था और सभी गढ़ों का एकीकरण करके अपने क्षेत्र का नाम गढ़वाल रखा।
अजय पाल के शासनकाल वाली इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि यूपीएससी और उत्तराखंड हिस्ट्री से रिलेटेड सभी गवर्नमेंट एग्जाम में अजय पाल के शासनकाल से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। अजय पाल का जब शासनकाल चल रहा था, तभी कुमाऊं में कीर्ति चंद का भी शासनकाल भी चल रहा था और सीमाएं बढ़ाने के कारण अजय पाल और चंद वंश के शासक कीर्ति चंद का युद्ध होता है, जिसमें अजय पाल पहली लड़ाई में हार जाते हैं। लेकिन अजय पाल अगले ही साल केदारनाथ जाते हैं और भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर कीर्ति चंद से युद्ध करते हैं और युद्ध में जीत भी जाते हैं। तब दोनों शासक आपस में संधि करते हैं और कुमाऊं गढ़वाल की सीमा रेखा देघाट को चुनकर चले जाते हैं। अजय पाल ने अपनी सीमाओं पर ओढ़ा पत्थर भी लगाया, जो प्रशासनिक तौर से महत्वपूर्ण साबित हुई, क्योंकि ये पवार वंश की सीमाओं को दर्शाता था। दोस्तों, अजय पाल अन्य पवार शासकों की अपेक्षा एक सुलझे व्यक्तित्व के थे और धार्मिक आडंबरों से दूर रहते थे। उन्हें जातिगत भेदभाव, छुआछूत जैसी परंपरा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमें इस बात से मिलता है कि उनके बावर्ची छोटी जाति के होते थे और सभी सैनिक उन्हीं के हाथों का खाना खाते थे। लेकिन इन्हीं में ऊंची जाति के सैनिक खाना नहीं खाते थे और आपस में ही लड़ जाते थे। जब अजय पाल को पता चलता है कि ऊंची जाति के सैनिक खाने का बहिष्कार कर रहे हैं, तो वो सभी सैनिकों को अपने महल में बुलाते हैं और कारण जानने की कोशिश करते हैं। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए जो खाने में जातिगत भेदभाव कर रहे हो। अरे क्या हो जाएगा अगर किसी छोटी जाति या समुदाय के हाथ का खा लोगे? महाराज, हम छोटी जाति के समूहों के हाथ से बना खाना नहीं खा सकते, क्योंकि ये हमारे लिए ठीक नहीं है। अतः आपसे निवेदन है कि आप कुछ और प्रबंध करें। ठीक है, अगर बात यहाँ तक आ गई है तो मैं सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति करता हूँ, जो आप सभी सैनिकों के लिए कल से खाना बनाएंगे। जब अजय पाल ने अगले ही दिन से सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति की, तब सभी पवार सैनिक शांत हो गए, क्योंकि अब सैनिकों के लिए खाना ब्राह्मणों द्वारा जो बनाए जाने लगा था। अजय पाल के शासनकाल के दौरान टिहरी का उप्पूगढ़ अभी भी स्वतंत्र था, जिसमें कफ्फू चौहान का शासन चल रहा था। कफ्फू चौहान इतने वीर थे जो किसी भी शासक से नहीं डरते थे, इसीलिए अब अजय पाल और वीर कफ्फू चौहान का आमना सामना होना तय था। आगे क्या होता है, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। सेनापति, मैंने कफ्फू चौहान को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए एक पत्र लिखा है। तुम ये पत्र कल उस तक पहुंचा देना। अवश्य महाराज। कफ्फू चौहान की जय हो। मैं महाराज अजय पाल की तरफ से उनकी अधीनता स्वीकार कराने का पत्र लेकर आया हूँ। कृपया आप इसको स्वीकार करें। मैं पशुओं में शेर और पक्षियों में गरुड़ हूँ। किसी की अधीनता स्वीकार करना मेरे क्षत्रिय स्वभाव में नहीं है, इसीलिए मेरा संदेश तुरंत पहुंचा दो अजय को। गढ़ होने के बावजूद भी कफ्फू चौहान में इतना घमंड आ गया कि वो अजय पाल को ललकार रहा है। सेनापति, मैं कफ्फू चौहान के साथ युद्ध की घोषणा करता हूँ। दोस्तों, इसके बाद कफ्फू चौहान और अजय पाल का युद्ध होता है, जिसमें कफ्फू चौहान वीरता से लड़ते जरूर है, लेकिन बुरी तरह से हार जाते हैं, क्योंकि अजय पाल ऑलरेडी 51 गढ़ों का एक शक्तिशाली राजा था, जिसके पास बड़ी सेना थी, जबकि कफ्फू चौहान एक ही गढ़ का राजा था, जिनका पहले से ही हारना तय था। इसके बाद अजय पाल फिर से कफ्फू चौहान को अपनी अधीनता स्वीकार करने का एक और मौका देते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं अजय पाल कफ्फू चौहान की वीरता से इम्प्रेस हुआ था और उसके साथ मित्रता करना चाहता था। लेकिन कफ्फू चौहान फिर से मना कर देते हैं। कफ्फू चौहान, मैं तुम्हें आखिरी बार मौका दे रहा हूँ कि तुम मेरी अधीनता स्वीकार करके मेरे राज्य में शामिल हो जाओ। अजय पाल, मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन तेरी अधीनता कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा। वाह, क्या तेवर है तेरे कि तू अभी भी नहीं मान रहा। ठीक है, तेरी इच्छा मैं पूरी कर देता हूँ सेनापति। इसका सिर अलग करके मेरे पैर में रख दो। जब अजय पाल का सेनापति कफ्फू चौहान का सिर काटता है, तो सरप्राइजिंगली वो सर अजय पाल के चरणों में ना गिरते हुए कहीं और गिर जाता है। इस पर अजय पाल कफ्फू चौहान के मृत शरीर को देखकर स्वीकार करते हैं कि वीर कफ्फू चौहान, तुम जीते और मैं हारा। वीर कफ्फू चौहान, तुम जीते और मैं हारा। कफ्फू चौहान को गढ़वाल के इतिहास का महाराणा प्रताप भी कहा जाता है, जो कि आखिरी दम तक नहीं झुके और गढ़वाल के इतिहास में हमेशा के लिए अमर बन गए। अजय पाल ने उप्पूगढ़ जीतने के बाद, यानी 52 गढ़ों का एकीकरण करने के बाद 1512 में चांदपुरगढ़ से राजधानी हटाकर देवलगढ़ में अपनी नई राजधानी स्थापित की और अपनी कुलदेवी राजराजेश्वरी माता की महल में प्राण प्रतिष्ठा करी।
इसके 5 साल बाद यानी 1517 में अजयपाल देवलगढ़ से भी राजधानी हटाकर श्रीनगर करते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें श्रीनगर व्यापारिक रूप से काफी श्रमद्ध और सुविधाजनक क्षेत्र लग रहा था। दोस्तों, अजयपाल, जिन्होंने अपने करियर में जैसे गढ़वाल का एकीकरण किया, कई युद्धों में विजय पाई, अपने पवार वंश का विस्तार किया और आखिरी तक पावरफुल शासक बने रहे, लेकिन जिंदगी के आखिरी क्षणों में उन्होंने भी सम्राट अशोक की तरह युद्ध को त्याग कर गोरखपंथ अपना लिया था और शांत जीवन बिताने लग गए थे। इसीलिए अजयपाल को गढ़वाल का अशोक भी कहा जाता है। अजयपाल के गुजर जाने के बाद इनके बेटे कल्याणपाल गद्दी में बैठे। ये पवार वंश के पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने शाह की उपाधि धारण करी। दोस्तों, इसके आगे की कहानी का जिक्र हम अगली वीडियो में करेंगे।